तो सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और सबसे पहले जो इस संकट में, जो संकट मानवता पे आया है कोरोना के महामारी के दौरान, जो हरियाणा के भी और देश के भी बहुत सारे सारे पत्रकार भी हैं और साथी भी हैं, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में देख के आया हूँ जिस श्रद्धा से और जिस मेहनत से उन्होंने लोगों को बचाने की, जान बचाने का काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जो उन्होंने मेहनत की है उसको वो करें। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की बात हुई और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोरोना था लेकिन मेरे को अपनी शारीरिक पीड़ा की नहीं थी, लेकिन जो प्रदेशवासियों द्वारा अपार और जो जिस प्रकार से मुसीबतें झेली जा रही थी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाई के लिए, कहीं और आपका बेड के लिए, उपचार के लिए, वो अत्यधिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा मेरे को हुई। क्योंकि मैं अस्पताल में रोज देख रहा था, कभी कहते थे डॉक्टर कोई नया आएगा नहीं, अपनी भर्ती कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। रोज मैं रोज देखता था तो बहुत मन में पीड़ा मेरे होती थी कि कल कुछ जो मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप चले गए, उनके लिए कुछ घोषणाएं की हैं, केंद्र ने भी करी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले मैंने एक निवेदन किया था कि भाई जो कोरोना की मृत्यु हो गई जिनकी, उनको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है एक बच्चों का तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई ब्रेड अर्नर है जो रोटी कमाता था वो नहीं रहा, बड़ी मुसीबत के सामने है, तो सबको 5-5 लाख का कंपनसेशन देके और जो बच्चों की दी है और उनका स्कॉलरशिप दें। वैसे तो ये पहले 1 मार्च 2009 से शुरू हुआ था, उस टाइम अमाउंट थोड़ा था, लेकिन आज अमाउंट बड़ा है, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। लेकिन उनको भी दें जिनको हम नहीं बचा सके, तो उनको भी 5-5 लाख रुपए दें। ये बात ठीक है कि आज लहर जो है धीमी पड़ गई है, लेकिन ये मत समझे कि भाई हम बिल्कुल विजय पा चुके हैं इनके ऊपर। लहर धीमी पड़ी है तो हमारे को आगे की तैयारी करनी है। आज भगवान ना करे, भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया है कि बॉम्बे में तीसरी लहर बच्चों में आई है, आनी शुरू हुई है, वो एक चिंता की बात है। तो उसके लिए हमारे को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, आगे की तैयारी रखनी चाहिए और सबको मिलकर लड़ना है। हमारे कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबको लड़ना है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। या तो हम सब इकट्ठे मिलकर लड़े, को एग्जिस्ट करें, या नो एग्जिस्ट करें, कोई नहीं बचेगा। और कल जो है जब वैक्सीनेशन की बात हुई, आज वैक्सीनेशन ही एक हथियार है। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन ही हमारे पास हथियार है जो आगे के पीढ़ी को भी और हमारे यहाँ बचाव का काम कर सकती है। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें जो कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लाख डोजेज हैं, लेकिन हम गोश्त रोज चलेंगे, रोज की जो है 20,000 लगाएंगे, नहीं तो एक दिन में जैसे किसी दूसरे प्रदेश का नाम दिया, उन्होंने 2 लाख लगा। भाई 2 लाख लोगों को तो लगाओ, पहली डोज लगने से भी 70% बचाव हो जाता है। उसको मतलब धीमी गति की बजाय तेज रफ्तार करनी चाहिए। और अब तो 50,000 की भी बात नहीं, जो इनका रिकॉर्ड बताता है वो कल जो है 20,000 लगी है। तो 20,000 लगी हैं और कई जिलों में तो बिल्कुल इतनी थोड़ी लगी है, जैसे हिसार में 122 है, नूह में 110 हैं, सिरसा में 150 हैं,
महेंद्रगढ़ में 335, चरखीदादरी में 151। इस प्रकार से तो कई महीने और वो बीत जाएंगे। तो जितना बचाव हो सकता है इसकी जो गति तेज करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक तौर पे ना राजनीतिक का समय है, लेकिन नेता विपक्ष के नाते मेरा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि जो लोगों की पीड़ा हो उसको मैं उठाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं, और उसमें जो भी समाधान में सहयोग जिसका भी हो सके उसके लिए मैं तैयार हूं। आज फिर कह रहा हूं कि हम इस बात का तैयार हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिसमें अब देखिए जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रशंसा मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र सरकार है, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहां प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की, जो बॉम्बे मॉडल था उसकी प्रशंसा की। अगर हम अच्छा काम करते तो हमारे को भी आज प्रशंसा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हो, महामारी हो, राष्ट्रहित हो। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, जिसके दादा और पिता आजादी के लड़ाई के लिए लड़े, और जिसके पिता इस देश के संविधान पे दस्तखत है। मैं इन चीजों में राजनीति नहीं करता हूँ, ना महामारी पर, ना राष्ट्रहित में, और ना जो नेचुरल कैलेमिटी है। और ये जीता जागता, और कोई राष्ट्रहित की बात हो उसमें भी, और ये जीता जागता उदाहरण आपके पास है। 370 का जो खत्म करने की बात हुई, अकेली हरियाणा विधानसभा है, मैं नेता विपक्ष हूं, जहां यूनानिमस हमने पास कराया, क्योंकि मैं समझता था ये राष्ट्रहित में है। तो राष्ट्रहित का जो सवाल आता है वहां हम अपने उसमें वो राजनीति नहीं करता हूं। तो ये सबको समझना चाहिए। कल हालांकि मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैं तो लोग फर्ज तो सरकार का बनता है कि सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, समाधान में जो मदद कर सकता हो उसकी मदद करे। लेकिन हमने कहा इस बात का उनको पता नहीं किस बात पे हुआ, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि आगे की भी हमने देखनी है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल आगे भी देखना है। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, हमारे शहर में भी कमी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो अगर पैरामीटर से देखा जाए तो आज हमारे पास 2404 सब सेंटर बनने चाहिए, 314 पीएससी और बननी चाहिए, और 135 सीएचसी और बननी चाहिए जो पैरामीटर की निर्माण करती है। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पूरा करें। आज हरियाणा में ठीक है, जो बचाव हुआ है उसमें अगर किसी का योगदान है डॉक्टर के और कोरोना योद्धाओं के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अकेला जो आप देख रहे हैं सेंटर, जो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, 6,000 उन्होंने जान बचाई है, जान मरीजों को ठीक किया है। इस प्रकार आप करनाल मेडिकल कॉलेज देखें, आप खानपुर मेडिकल कॉलेज देखें, आप फरीदाबाद का ईएसआई मेडिकल कॉलेज देखें, आप मेवात का मेडिकल कॉलेज देखें, और जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो आज सवाल पूछ रहे हैं लोग, भाई तुम आगे के लिए तैयारी क्या कर रहे हो? फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के बीच में क्या तैयारियां की आपने? इस बात का जो चर्चा हुई खुला पत्र में, यही था मेरा, यही लिखा था मुख्यमंत्री जी के नाम। मैंने कोई ऐसी बात तो लिखी नहीं जो उनको अच्छी ना, ऐसा कोई मैंने कहा। और जैसा मैंने कहा, अब आज धीमी पड़ी हुई है, लेकिन आगे के लिए भी हमारे को सोचना है। इसके अतिरिक्त जो है आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कृषि संकट है, कानून व्यवस्था है, इसके बारे में भी तैयारी करनी है। भाई ठीक है, धीमी पड़ गई, हम विजय भी शायद भगवान करेगा इस पे पाएंगे, लेकिन आगे की जाएगी। आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार है, बहुत जरूरी है लाना। बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, पिछले 2 साल में हरियाणा, अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई मई के महीने की, हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में, 35.1% बेरोजगारी है।
जबकि हमारे समय में बहुत कम थी ये। तो उससे निपटना है, उससे निपटने के लिए ठीक है, इससे लड़ने के लिए हमारे को जो है वो चाहिए जैब लगा रहे हैं हम अपना। उसमें मेरा एक ही कहना है, alongside jabs provide jobs too. Jabs retain life, jobs sustain it. भाई जैब के साथ साथ जॉब भी दो आप। कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारे को आज विचार करना है ताकि आगे आने वाले उसमें आए। और जो आज की परिस्थिति में है उसमें जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें। आज पीजीआई रोहतक में ब्लैक फंगस से एक एक करके मर रहे हैं, दवाई की नहीं मिल रही। दवाई में फिर कहेंगे ब्लैक फंगस की दवाई ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है, तो क्यों नहीं उसको दवाई को पूरा किया जाता है उसमें, इस प्रकार से उनको किया जाए ताकि हम आगे बढ़े और अपना उसमें चले। जैसा मैंने आपको कहा कि भाई हम सबको मिलके लड़ना है, और मैं फिर कह रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, सभी साथियों, खाली राजनेताओं की बात नहीं, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें हर व्यक्ति शामिल है, सबको मिलना है जब भी कोएग्जिस्ट होगी। और नो, अब तीसरी लहर का भगवान से यही है कोई ना आए, लेकिन उसके लिए भी तैयारी अभी से रखनी पड़ेगी। कुछ जो है सवाल भी साथी होंगे वो पूछेंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो कल सवाल आया जो मेरे खुले पत्र का, उसमें मेरा कोई सवाल नहीं था। सवाल वही थे जो लोग पूछ रहे थे, सवाल वही थे जो बेचारे बेसहाय होके जो असमय जिनकी मृत्यु हुई, किस चीज के लिए, जिनको ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको दवाई नहीं मिली, जो दवाई भी ब्लैक मनी ले सके, जिनको मतलब और सुविधा नहीं मिली, तो उन लोगों के सवाल थे ये। और उन लोगों के सवाल ये था भाई पहली जो लहर थी और दूसरी लहर के बीच में आपकी क्या तारीख थी, वो पूछना चाहते हैं कि भाई हमने उस बीच में क्या तैयारी की, कितने डॉक्टर लगाए नए, कितने नर्सिंग स्टाफ लगाए, कितना मेडिकल के वो लगाए, कितने सफाई कर्मचारी लगाए, या बेरोजगारी बढ़ाई। तो ये सवाल थे, इसमें किसी को मैं समझता हूँ वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज तो मकसद तो मेरा ये था, जैसे मैंने कहा शिक्षा आपने देखना, आज शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। आज ये अखबार में आपके आई है 1000 हेडमास्टर नहीं है एक जगह, तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे आगे, आप ये बताइए। और जो आंकड़े उसमें था, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। भाई मैं तो कुछ नहीं कहता, आपके अखबारों में पढ़ता हूँ मैं। देखिए सरकार ने 41 मौतें बनाई, जबकि कोविड में इतनी हुई। आप देखिए इसमें मौतों पर पर्दा, ये आप देखिए इन जिलों में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खाली मेरे दौर से, ये उनके सांसद हैं भिवानी से, वो क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। उनके सांसद कह रहे हैं भाई हकीकत को मानने में क्या है, हकीकत मानेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आस्था बढ़ेगी और हम सब मिलकर लड़ने में आसानी होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपके कोई सवाल होंगे तो बहुत सारे साथी हैं, डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं और अपना राम सिंह जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। राम सिंह बराड़ जी पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल करना, राम सिंह बराड़ जी करना चाहते हैं। नमस्कार हुड्डा साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ हुड्डा साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिस तरह से लोगों को दिक्कतें आई, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर थी, चाहे वो दवाइयों को लेकर थी, चाहे वो बेड को लेकर थी, चाहे वो वेंटिलेटर को थी, और जिस तरह से एक सिस्टम बनाया गया कि अगर इंजेक्शन की जरूरत है तो वो सीएमओ पे जाएंगे, डीसी पे जाएंगे, फिर वो कमेटी होगी, फिर वो कमेटी पास करेगी। लोग ऐसी बुरी हालत में, जब मरीज को कोई अटेंड करने वाला नहीं, उसके पास बेड नहीं है, उसके पास मतलब दवाई नहीं है, उसके पास वो चक्कर काट रहे हैं डीसी और उनके, तो उस जो प्रबंधों को जिस तरह का सारे सिस्टम पे आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सरकार को कितना किसमें समझते हैं कि समर्थ रहे, असमर्थ रहे, फेल हुई सरकार? देखिए मैं कोई इसमें वो नहीं करूंगा।
आलोचना नहीं करूँ, लेकिन यह है कि मैंने अपने लेखों द्वारा, अपने पत्रों द्वारा ये सबसे पहले कहा था कि टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें डॉक्टर, जजेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिकल जो आदमी हो, और सारा काम टास्क फोर्स पे जो छोड़ा जाए ताकि उसको संभाल सके। एक आदमी कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये मैंने कहा था, अगर ये ऐसा करते तो शायद ज्यादा माफ आता, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कोरोना से संक्रमित था, फिर भी जितना भी हो सका टेलीफोन पे चाहे संवेदनाएं दी लोगों को, चाहे और कहीं से इंतजाम कराने की कोशिश की। भाई हमारा सारे विधायक भी, कांग्रेस के और साथी भी, हमारा सांसद भी, सभी साथियों ने, पार्टी, हमने जो भी प्रयास हो सकता था किया है और आगे भी करते रहेंगे, और सहयोग जो भी मांगेगा वो पूरा सहयोग देने की। हुड्डा साहब, इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो आपने कहा है कि सभी को 5-5 लाख मिलने चाहिए, बहुत सारे पत्रकारों की डेथ हुई है, वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले पत्रकार थे, अकेले कमाने वाले थे, अकेले परिवार को चलाने वाले थे। उन परिवारों को आज चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचा उनके पास, और उसके बारे में सरकार को क्या करना चाहिए। और दूसरा, सरकार ये कह रही है कि ये जो कोरोना फैला है, जो किसान धरने पे बैठे हैं, किसान वहां पर दिल्ली में बैठे हैं 6 महीनों से, उससे जो जहां गांव में गए वो वापस वहां पर ज्यादा फैला, वहां पर ज्यादा मरीज आए, वहां ज्यादा डेथ हुई। तो उस किसानों का क्या, उसका जो धरने का क्या है, और पत्रकारों की डेथ पे क्या है? देखिए, कोरोना का जहां तक सवाल है, शहरों से गांव में गया है, और ये हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कहीं से भी आप देखो, पहले शहरों में आया है, फिर गांव में गया है। और आज आप खुद देख रहे हैं, आज इनकी रिपोर्ट है कि गांव में कुल 18 केस पॉजिटिव मिले हैं। तो ये बात नहीं है। मैं इसी वास्ते जो मैंने कहा था कि भाई कृषि है, किसान है, कोई अपने प्रदेश के नहीं, बाहर से बैठे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, अगर उनको मतलब बातचीत करके सम्मानपूर्वक समाधान करना चाहिए, ये जिम्मेवारी है। मैं तो बल्कि खुले पत्र में ये लिखा था मुख्यमंत्री के रूप में कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हरियाणा की भूमि में बैठे हैं, आपने रोके थे, नहीं तो चले जाते, आपने दिल्ली जाके अपनी बात कह के चले आते, शायद हो सकता था उनकी बात सुनवाई होती। तो आज जिम्मेवारी है भाई उनका वकील बन के सम्मानपूर्वक कोई समाधान निकालें, इससे बीमारी फैलेगी, कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं हर बारी यही अपील करता रहा ग्रामीण लोगों को भी और सबको कि भाई जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया जाए। गांव में हुक्का पानी भी बंद करने का मैंने किया, बहुत लोगों ने कर भी दिया, और बहुतों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन जो हम कर सकते थे करें। वो जो ये मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की होगी, लेकिन इस चीज का समाधान भी तो निकालना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं तो इनकी बात लेकर इनका सम्मानपूर्वक समाधान कोई ना कोई निकालने का प्रयास करना चाहिए। हुड्डा साहब, मेरा सवाल एक है, पत्रकारों की डेथ हुई है, हुड्डा साहब आपने बताया नहीं कि फील्ड के जो पत्रकार थे छोटे छोटे जिनकी डेथ हुई है, उनका को मैंने शुरू में कहा ना, जो पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी दी, और जैसे 5 लाख सबका मैंने कहा है, सबको मिलना चाहिए, उनके परिवारों को जो भी पेंशन जो है इस किस्म की बांधनी चाहिए, ताकि उनको जीविका में। नेक्स्ट राकेश गुप्ता जी। साहब, मेरा सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री जी ने आपकी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को सिरे से नकार दिया। अभी भी आपकी मांग है कि सर्वदलीय बैठक जो है कोरोना के मसले पर बुलाई जानी चाहिए? देखिए, वो तो उनकी हुआ है, हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं तो उसका जो खुला पत्र लिखा था उसको जवाब देने लायक नहीं समझा, नहीं जवाब देगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने की बात थी। लेकिन असली बात क्या है, ये नहीं है। असली बात ये है कि जवाब है ही नहीं उनके पास, जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कल कि जिस पत्र की जो भाषा है, कहते हैं उनके मानस का पता लगता है, ऐसे में जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। नहीं, कौन सी है ऐसी भाषा जो मैंने लिखी? ये जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, अगर मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ आप वकील बनो, किसानों के इनका सम्मान पूर्ण वो निकालो समाधान, इसमें कौन सी ऐसी मानसिकता की बात है भाई? और ये जो सवाल ही नहीं पूछे उनका जवाब भी दे रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा भी आप कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, कौन रहेगा, 29 तक रहेंगे। अरे ना ये उनकी बस की बात, ना मेरे बस की बात, ये तो लोगों की मर्जी है ना।
अब देखो ना, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, 10 की 10 सीट बीजेपी को गई, 80 कुछ महीने के बाद विधानसभा को तो वो 80 से घट के 40। ये तो वक्त की बात है ना, ये तो लोगों की मन की बात है। मैं तो प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, जो लोग फैसला में सदा मंजूर किया, आज हमारे को जहाँ बैठा रखा, हम अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार निभा रहे हैं। तो इसमें वो नहीं होना चाहिए इतना, क्या कह सकते हैं आप, एक किस्म से कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनको उनके चेहरे पे झलक आई ऐसी। और ये तो प्रजातंत्र है भाई, उनका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मिलके जुलके देख, लड़ाई जो है कोरोना की, वो किसी एक पार्टी की, एक वर्ग की या किसी की नहीं है, पूरी मानवता की है भाई। सबको इकट्ठा रहने का, कोएग्जिस्ट और नो एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस नो एग्जिस्टेंस का फार्मूला लेके आपको सोच के चलना पड़ेगा। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश मानव जी। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार। हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये कि आप सरकार के साथ आपकी कांग्रेस की टीम भी पैरेलल काम कर रही है, जैसे मुझे पता चला। तो गांव में जो टेस्ट हो रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, क्या वो पर्याप्त है? मैंने बताया ना वैक्सीनेशन कितनी हो रही है गांव में, और टेस्ट का स्क्रीनिंग आज की रिपोर्ट है, उनके इतनी स्क्रीनिंग हुई है, टेस्ट कितने हुए हैं उनका पता नहीं, क्यों टेस्ट की इतना गांव में है ही नहीं, इतना प्रावधान नहीं है, लोग आ भी नहीं रहे हैं। लोगों को मैंने बार बार अपील किया, आप आओ भी, दोनों बात है। तो अब टेस्ट स्क्रीनिंग का किसी जिले में तो कितनी है, कहीं कितनी है, मतलब स्क्रीनिंग का मेरे को मतलब नहीं, टेस्ट में और स्क्रीनिंग में क्या अंतर है। स्क्रीनिंग अगर इतने स्क्रीनिंग कर दी, इतना टेस्ट कर दिया, टेस्ट गांव में बहुत कम हो रहे हैं। और कोरोना के वो जो ज्यादा मरीज हैं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक गांव में 50-50 गुजरे, तो वैसे थोड़े गुजरे, कल ही का 1% है। तो ये आंकड़ा थोड़ा ही है, 8,000 आंकड़ा जो बताया उन्होंने, 65% लोग तो शहर के बेचारे गए ऐसे में जिंदगी हुई है, 35% गाँव, जबकि इट इज अदरवाइज गाँव में बहुत गए, जो अगर मुख्यमंत्री जी का हिसाब दें तो बहुत गए हैं। तो आंकड़े साफ होने चाहिए, पूरा सर्वे होना चाहिए, और पूरे जोर शोर से सबको मिलकर लगना चाहिए। नेक्स्ट सुरेंद्र धीमान जी। हुड्डा साहब, 2-3 बातें हैं। आपने लंबी चौड़ी बात कल चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाते, चलो उन्होंने जो पत्र लिखा उसकी भाषा तो पे तो टिप्पणी आपको करी दी, आपने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ये क्यों नहीं कहते कि किसान आंदोलन जो है कर रहे हैं, किसान में बैठे, वो अपने घर क्यों नहीं जाते, ये अपील क्यों नहीं करते? आज तक उन्होंने अपील क्यों नहीं की? अगर कोरोना इतना फैल रहा है तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन गैर राजनीतिक है, कोई मेरे खिलाफ तो नहीं, किसके, वो तो कानून के खिलाफ है ना, उनका फैसला सरकार करेगी। और मैं तो बार बार अपील कर चुका, और जब मैंने कहा, जो पत्र लिखा, जब देखा ना उनके एक टेंट में 20-20 हुए, तो 20-20 ठहरे, मैं बार बार अपील कर चुका, भाई प्रोटोकॉल मेंटेन करो। कोई सबसे अपील करिए, सबसे अपील करिए, और बार बार मैं सरकार को अपील कर चुका, भाई हुड्डा साहब ना ये अपील नहीं करे। वो ये कह रहे हैं कि ये अपील क्यों नहीं की हुड्डा साहब ने कि कोरोना फैल रहा है, अपने घर चले जाओ आंदोलन समाप्त करके। चले जाओ, मैं वो है गैर राजनीतिक है, वो अपनी मांग रहे हैं। गैर राजनीतिक संगठन कोई हमारी पार्टी की तो नहीं है ना, वो कोई या किसी और पार्टी की तो नहीं है। वो तो शुरू से अपील, मेरा ये कहने का मतलब ही ये है कि भाई अब ये घर से बाहर बैठे, इनसे बातचीत करके 2 कदम आगे किसान बढ़े, 2 कदम आगे सरकार बढ़े, इनका सम्मानजनक कोई समाधान निकाले। और क्या कहने का मेरा मतलब ये भाव। अच्छा, एक उन्होंने कहा है, एक मिनट आपसे जी 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 क्या कहा है मैंने ये कहा ना, आप आगे पढ़े, पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़े कि आज क्या है, हमारे 1,000 लोगों पर गांव में आधा बेड आता है। तो अगर इनको सबको करना है तो आपको जनता की जान बचाने के लिए राजनीतिक व नैतिक साहस दिखाना होगा।
ये कहा मैंने, किसानों के प्रतिनिधि बन उनकी पैरवी करके गतिरोध खत्म करना होगा। इसके लिए मैं पुन दोहराता हूँ, मेरा और मेरे दल का सहयोग रहेगा। और क्या कहेंगे? हुड्डा साहब वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको पत्र भी लिख दिया कि आप तो सरकार की आप फेल हैं, आप समझ नहीं पाए, कोरोना की बात को नहीं समझ पाए, और कहता है मैं तो समझ नहीं पाया, तो कैसे अगर मैं समझ नहीं पाता तो कैसे इलाज करवाता? मैंने व्यक्तिगत बात कोई नहीं लिखी, आपको पत्र आपके सामने खुला पत्र है। सरकार विफल है वो आज तो नहीं है, तो जो भाई मैं क्या विफलता क्या है? सब जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी में, इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से विफल हुई है सरकार, और क्यों लोगों ने सवाल इस वास्ते पूछे। पहली जो वेव थी उसके बाद हम पूरी तैयारी करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये बहुत आसान है अपनी विफलताएं दूसरों पर टालना। अपनी विफलताएं को स्वीकार करो, सब सहयोगी होगा। आप चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, अपनी विफलताएं दूसरे पर डालना क्या मतलब भाई? वो ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के जो भाषण हैं, विफलताएं मेरे पे डालेंगे, कभी किसानों पे डालेंगे, अपनी विफलताएं नहीं डालते। भाई तुम वहां से बातचीत करने की वजह अब हिसार में वहां लाठीचार्ज हो गया, बाद में बातचीत से समझौता समाधान निकल गया ना। बातचीत से कौन सरकार ही निकालेगी नहीं भाई। हुड्डा साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हुड्डा साहब के भाषणों से, हुड्डा साहब के क्रियाकलापों से ऐसी स्थिति पैदा होगी उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो कांग्रेस का देश का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व, वो भी उनसे नाराज रहता है। इतने ऐसे उनके भाषण हो गए, उनको अपने गिरेबान देश में प्रदेश की तो बात छोड़ो, अपनी बात करो। मैं तो जो बात कही आपको, मैंने तो अपने पृष्ठभूमि बता दी। जहाँ राष्ट्र था, मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। इनको खुद अपनी जो है कमियां आंक लेनी चाहिए, उससे लाभ होगा प्रदेश को। नेक्स्ट दूसरों पे दोष। हाँ चांदवीर जी, पवन सीवर जी। चांदवीर जी बाकी सवाल भी लेंगे? हाँ जी लेंगे निश्चल जी लेंगे जी। नहीं फिर पवन सीवर जी, जनता टीवी। हुड्डा साहब नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। अनम्यूट करो अपने को, आवाज हेलो नहीं आ रही भाई। सर आवाज आ रही है सर? हाँ सर मुख्यमंत्री हिसार गए कार्यक्रम के लिए, एक हॉस्पिटल का अस्थायी हॉस्पिटल था, उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। इसके अलावा और भी कई जगह पर मुख्यमंत्री गए। कोविड के समय में इस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को आप नेता विपक्ष के नाते कैसे देखते हैं सर? क्या उनका जाना उचित था, या आप इन कार्यक्रमों को किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं आलोचना के उसमें नहीं हूँ। मैं तो आज इस बीमारी से लड़ने के उसमें हूँ, किसी आलोचना की नहीं। लेकिन जब वो उससे कर रहे थे अपना पहले और उद्घाटन बटन से, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो भी बटन से हो सकता था। लोगों ने सवाल उठाया। मैंने तो अखबारों में पढ़ा, उनकी फोटो आई कि भाई भीड़ में इकट्ठे हैं तो पालन तो सबको करना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मैं हूँ। प्रोटोकॉल तो सबको मानना चाहिए, और मुख्यमंत्री या मैं हूँ पक्षा, हमारे को सबसे पहले मानना चाहिए। हुड्डा साहब मेरा एक क्वेश्चन है जी। रणवीर जी, अंकित जी। हाँ हुड्डा साहब नमस्कार। अंकित दुधानी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसान जो है वो धरनों पे से जाकर के और संक्रमण फैला रहे हैं। लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से ये रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी रैलियां कर रही है या और राजनीतिक पार्टियां जो प्रोग्राम करती है, तो उनकी वजह से संक्रमण नहीं फैलता क्या? एक बात। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कोरोना काल के अंदर टीम दीपेंद्र हुड्डा बनी और उसने पूरे चीजों को लोगों को उपलब्ध करवाया, उसी तरह से अब ओवर चार्जिंग के जो मामले सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ओवर चार्जिंग जो पेशेंट से हो रही है, क्या उस तरह के मामले भी टीम दीपेंद्र हुड्डा या आप लोग कांग्रेस के माध्यम से उठा रहे हैं? उठाए हमने, मेरे बयान आए हैं ओवर चार्जिंग का। अब जो दवाई की ब्लैक मार्केटिंग का, जैसे मैंने बताया ब्लैक फंगस के लिए जो दवाई है उसके तो आज भी वो मिल नहीं रही दवाई, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसके ऊपर। मेरे पास ऐसी खबरें आ रही है, तो उसके लिए है। बाकी पहले सवाल का तो मैं जवाब दे चुका भाई। ये तो लेकिन शहर से गांव में गया और पूरी दुनिया में फैला, सेकंड वेव आई, तो
एक वर्ग या एक व्यक्ति या किसी को जिम्मेवार थोड़ा सा। मेरा ये सवाल है हुड्डा साहब की जो जिलों के अंदर कोई आप भी कमेटियां बनाएंगे क्या? यहाँ पे हो तो वो बॉम्बे में कैसे चला गया? जिलों में आप भी कोई कमेटियां बनाएंगे क्या? ओवर चार्जिंग के कोई केस आए तो वो आपको बताएं। नहीं, हमारे पास है, खबर आती है, पार्टी के मेरे विधायक हैं, सबको जिम्मेवारी लगा रखी है, और जितने और साथी हमारी पार्टी के सब कर रहे हैं, इस मकाम में लगे हुए। आशीष अग्रवाल जी। नमस्कार हुड्डा साहब। नमस्कार। नमस्कार हुड्डा साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि कल भी मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उठी है जिसमें लगातार आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भटका रहे हैं कि वो मोदी की वैक्सीन है इसलिए वैक्सीन ना लगवाएं। बतौर नेता विपक्ष अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि वैक्सीन ही इलाज है। मैं कांग्रेस में कहा मैं क्यों वैक्सीन लगवाता भाई जी, तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम ये जो है हमारी तरफ से टीकाकरण के शिविर लग रहे हैं, हमारे साथी लगा रहे हैं, और हम तो मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ, अभी आप सुन ही रहे होगे, मैंने कहा इसकी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, इतनी रफ्तार नहीं करनी चाहिए, यही एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो 8000 टीमें सरकार ने गांव में उतारने का दावा किया है, क्या आपको लगता है ये बतौर नेता विपक्ष आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सफिशिएंट है या इसके अलावा भी कुछ और प्रयास सरकार को जो ग्रामीण अंचल है वहां पर कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए? देखिए, अभी ग्रामीण अंचल में जो होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए हैं, उसके लिए और प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल और मेरा है कि सरकार ने कोरोनिल किट बांटने का फैसला लिया है, आईएमए लगातार विरोध कर रहा है और दावा कर रहा है कि जो कोरोनिल है वो WHO से प्रमाणित नहीं है। किसी और का भी सवाल लोगे या नहीं? लेंगे। आप कैसे देखते हैं? क्या होगा? कोरोनिल किट बांटने का फैसला लिया है सरकार ने, आईएमए विरोध कर रहा है और कह रहा है कि WHO से ये दवाई प्रमाणित नहीं है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला ठीक है? अपना वो है, एलोपैथी का अपना स्थान है, आयुर्वेदिक का अपना है, होम्योपैथी का अपना है। निश्चल जी नेक्स्ट, निश्चल भटनागर जी। सब मिलकर ही लड़े हैं। आयुर्वेदिक कोई है, आयुर्वेदिक अपनी पद्धति से, होम्योपैथी अपनी पद्धति से, कई योग अपनी पद्धति, अब अलग अलग पद्धति है, सारी पद्धति मिलकर लड़े। कोई एक, जैसे मैंने कहा, एक उस पर नहीं, सबको मिलकर लड़ना होगा। हुड्डा साहब नमस्कार, मैं निश्चल भटनागर हूँ। कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगभग जो बातें कही वो हमारे साथियों ने आपसे पूछा। एक महत्वपूर्ण चीज उसमें ये थी कि आपकी तरफ से पत्र में ये कहा गया कि किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग की या दूसरी चीजों का पालन करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस पर ये एक तो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ से चाह रहा था। नहीं है ये रेफरेंस टू कंसेप्ट, देखो तो मैं पहले अपील करता रहा हूँ, मैं ये कह रहा था जैसे बाहर से आ रहे हैं आप, इकट्ठे आ रहे हैं पंजाब से, तो उनका समाधान निकालो आप। अच्छा, दूसरा उनका जिस अवमानिया है उसमें रह रहे हैं, उनका शौचालय नहीं है, उनका वो नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग हमारे प्रदेश में, भाई इनसे बातचीत करके उनका सम्मानपूर्वक समाधान निकालें, और इससे पूरा पत्र पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे इसका। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोरोना की जो ये लहर है ना, ये वायरस तो देखिए किसी को देख नहीं रहा है। ये सिर्फ से अपना जो है ना, वो कहते हैं ना, इसको खींच मिटाने के लिए दूसरों पे दोष डालता है। अच्छा, एक मेरा दूसरा सवाल था, दूसरों पे डालने के प्रयास किया जा रहा है। एक मेरा दूसरा सवाल था, आपने बिल्कुल सही चीज बोली, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक मेरा दूसरा सवाल था हुड्डा साहब कि आपने जैसे बताया कि दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर की ईश्वर न करे तीसरी लहर आए और बहुत ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि साहब पिछले 60 साल से जब तक कांग्रेस थी तब तक के प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अब ये वायरस चूंकि आ गया है, हम जो कर सकते हैं युद्ध स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं? मेरी बात सुनिए जी साहब। कल्पना मेडिकल कॉलेज किसके समय में बना? फिर आपका खानपुर मेडिकल कॉलेज किसके समय में बना? हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सारे देखो। फिर फरीदाबाद में ESI किसके समय में बना? मुनू में किसके समय में बना? आपका एम्स किसके समय में बना? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट किसके समय में बना? आप किसी भी जिले में देख लो, आप कहीं भी देख लो,
ये किसके समय बने जो एक इंस्टीट्यूट ने 6,000 आदमियों को बचाया है? अगर 7 साल में एक भी बना हो तो बता दे। नहीं, जिस तरीके से इतने ढेर सारे संक्रमितों, इतने एक बात सुनिए, जिनका नाम लिया, मैं कोई निंदा कैसे निकलता, उनका तो बयान आया था कि ऐसी स्थिति हमारे को सेना को सौंपना पड़ेगा। जब आप इतनी चीज के लिए तैयार नहीं हो, जब भी सेना को सौंपने के लिए तैयार हो, तो प्रदेश कैसे चलेगा? कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? नहीं, फिर भी हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे समय में बना हुआ है। अच्छा। इनके समय में कोई बना हो तो बताओ, इनके समय में कोई बड़ा अस्पताल बना वो बताओ। और अब जितने ये CHC PSC जो आज हैं हमारे समय में बने हुए हैं, आज उनके पैरामीटर के हिसाब से कमी पड़ रही तो पूरी करो। 10 साल में बने जो हमारे ये CHC PSC सब बहुत सारे, आप देखो। तो युद्ध स्तर पर जो ये प्रयास किए गए, जो अस्थायी कोविड के अस्पताल बनाए गए, आप इनको नाकाफी मानते हैं? भाई नहीं, हम पूरे प्रिपेयर नहीं थे, और भी तैयारी हमारे करनी चाहिए, मैं कहता हूँ। नेक्स्ट वैशाली जी। मेरा एक सवाल ये है कि क्या आप सीएम साहब की नीति का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने कल ही कहा। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप गाड़ी में बैठे हो? हाँ जी सर, ड्राइव कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या आप उस नीति का समर्थन करते हैं सरकार का जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, अगर उसको हम नियंत्रित करें, थोड़ा कम कर दें, तो वैक्सीन खत्म नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की जो वैक्सीन की स्पीड है उस पर कहीं ना कहीं उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस गति से उन्होंने वैक्सीनेशन किया उसकी वजह से वैक्सीन खत्म हो गए। हमने क्या किया कि हमने वैक्सीनेशन को कंट्रोल में किया, जिसकी वजह से वैक्सीन की दिक्कत नहीं आई। सवाल ये, मैं कहता हूँ इसकी रफ्तार बढ़ानी चाहिए। एक वैक्सीनेशन लगी 70% उससे वो बचाव है। कम से कम इतने लोगों को तो बचाओ जितनी है। जिस हिसाब से ये कहते 50,000 हम लगाएंगे रोज, आज कल तो 20,000 लगी है। सारा मैंने डिटेल दिया आपको, कितने कम लगे हैं। तो ये तो कई महीने लग जाएंगे भाई। आगे आ रही है, वो कह रहे जुलाई में आ जाएगी, हमारी जून में आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो जितनी है उतनी तो लगाओ। उसमें तो रफ्तार बढ़ाओ। आप इतने लोगों को तो कम से कम 70% की तो प्रोटेक्शन करो। 70% बचाव हो जाता है एक वैक्सीनेशन से। जी, शुक्रिया। किसी सामान्य साथी को और कोई प्रश्न करना है? एक चीज और पूछना चाह रहा था हुड्डा साहब। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि कल का दिन सेवा ही संगठन के रूप में उन्होंने मनाया और कई लाख लोगों तक वो और उनके संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे। क्या इस प्रकार के प्रयास, जैसे टीम दीपेंद्र काम कर रही है, क्या इस प्रकार के प्रयास हरियाणा कांग्रेस के दूसरे मोर्चों को और अलग अलग पदाधिकारियों को नहीं करने चाहिए इस समय? कर रहे हैं, हमारे विधायक भी कर रहे हैं और भी हमारे सब कर रहे हैं कांग्रेस के। क्योंकि दीपेंद्र अकेले सांसद है, वो तो पूरा उसमें कर रहे हैं, पूरे हिसाब से कर रहे हैं। और जो डॉक्टर दिमान बार बार सवाल पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैं तो आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी की निंदा का वो नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के चेहरे से जो है, चेहरे पे जो बेचैनी थी साफ झलक आ रही थी कल। क्या ये बेखुदी बेबस नहीं है गालिब, ये बेखुदी बेबस नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी छोड़ दो और देखो लो। नहीं, आप अभी जो राकेश गुप्ता जी ने पूछा था हुड्डा साहब कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है ना, जिम्मेवारी तो उनकी है। सर्वदलीय बैठक तो वो बुलाएंगे। और वो तो ये कह रहे कि मैं कहता है मैं कोई सफल होने के लिए हुड्डा साहब को थोड़ी अपने पास लोगों भी सफल, मुझे सफल कैसे होना, मुझे तो वो ये कह रहे हैं कि कल हुड्डा साहब ने ये कहा है कि आप फेल हो और मैं सफल कैसे होऊंगा। आप हुड्डा साहब से बुला के पूछूंगा मैं कैसे सफल हूं। मैंने व्यक्तिगत बात नहीं करी, कभी व्यक्तिगत बात नहीं करी। सरकार विफलताएं आपके सामने, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, आप लोगों के अखबारों में पढ़ रहा हूं मैं। ये विफलताएं आपके अखबारों में पढ़ रहा हूँ।
और लोगों से लोग सवाल उठा रहे हैं, मेरा तो कोई सवाल नहीं उसमें। वो तो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक कैसे बुलाऊं जब हुड्डा साहब पहले प्रीजुडिस है। वो सीएम साहब कल जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हुड्डा साहब प्रेजुडिस है तो कैसे बुलाएं? जब सरकार के उसमें कार्यशैली में विफलता है, पूरा नहीं होती है, तो उसकी मैं प्रशंसा करूंगा क्या? मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरी जिम्मेवारी है लोगों की बात उठाना सरकार के बजाय। मेरी संविधानिक और नैतिक जिम्मेवारी है, उसका निर्वाह करना। हमारे सुझाव लो, मानो ना मानो, जो हो सकता है। जैसे सबसे पहले मैंने सुझाव दिया था भाई टास्क फोर्स बना दो, ताकि एक टीम बने, टास्क फोर्स बने, उसमें सब इंक्लूड हो और उनकी फंक्शनिंग को आप सुपरवाइज करो, रिपोर्ट लो, तो शायद एक सवाल मेरा हो गया। रामचंद्र जी हैं? रामचंद्र लठवाल जी। अच्छा, एक सुझाव का निवेदन मेरा भी है। हाँ लठवाल साहब बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हुड्डा साहब, आप भी प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और जिस तरह के हालात आज बढ़ने हैं, महामारी हो चाहे दूसरी चीजें, प्रदेश जो आज फेस कर रहा हो, किसान आंदोलन है, जिस तरह से इस तरह से आपने कभी अपने राजनीतिक जीवन में किसी प्रदेश के मुखिया को भीड़ इकट्ठी करते देखा है? और उसके बाद जिस तरह से किसानों से डील की गई वहां हिसार पुलिस के द्वारा, फिर वहां पे किसान इकट्ठा हुए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबके सवाल ले रहे हैं यहाँ पे। उसी बेबाकी के साथ इस सवाल का जवाब आपसे आग्रह करता हूँ दे, नेता विपक्ष होने के नाते, कि जिस तरह से जनता इकट्ठी की जा रही है महामारी में, वो कितना जायज है और इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, महामारी से तो जो प्रोटोकॉल है सबको मानना चाहिए, नंबर 1। बाकी मेरे जीवन में ऐसी महामारी हमने देखी नहीं है। ये तो मानवता के लिए खतरा भाई, खाली यहाँ थोड़ा ही है। पूरी मानवता ने मेरे ख्याल में पिछले 100 साल में ऐसी नहीं देखी होगी महामारी, और भगवान करे ऐसी देखने में भी ना हो। लेकिन जनप्रतिनिधि इस तरह से जाते हैं ऐसे आलम में और उसके बाद जिस तरह का समझौता करता नहीं है। वो जनप्रतिनिधि हो या आप हो, चाहे कोई भी हो, प्रोटोकॉल जो है कोरोना का वो मानना चाहिए। इससे सबको लाभ है। खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, समाज बचेगा, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। सीधी बात है। मैंने कहा था आपको हम आदर्श के तौर पर देखते हैं, जनप्रतिनिधियों को आदर्श के तौर पर देखते हैं। जनप्रतिनिधियों को जनता आदर्श के तौर पर देखती है और उसको फॉलो करती है। अगर आप ही हाथ में गुड़ लेके गुड़ ना खाने की नसीहत देंगे तो जनता कैसे मानेगी? मैं तो कह रहा हूं भाई, कोई किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी हो इसमें। अब वो तो उसकी अगले की जो सोच है या मजबूरी है क्या है, लेकिन किसी को भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहिए, खासतौर पे जो जिम्मेवार आदमी है, जिसकी तरफ लोग देख रहे हो। जी थैंक यू सर। सभी साथी से प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए सम्मानित साथियों का धन्यवाद। नमस्कार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे।